एक शहर में एक किराना के व्यापारी रहा करते थे, जिनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रमेश और छोटे का रत्नेश था। दोनों बेटे एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और अच्छे स्कूल में पढ़ा करते थे, जहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। सेठ जी का व्यापार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, कोई कमी नहीं थी घर में। गाड़ी भी आने जाने के लिए थी। गाड़ी से दोनों बच्चे पढ़ने जाते और पढ़ने आते थे। इस तरह से कारोबार सेठ जी का अच्छा चल रहा था। बड़ा भाई रमेश 10वीं क्लास में था और छोटा रत्नेश जो था वो 8वीं क्लास में था। मित्रों, एक दिन की बात ऐसी होती है कि इंटरवल के टाइम अचानक जो है उनका ड्राइवर आता है और प्रिंसिपल से बात करके दोनों बच्चों को घर वापस लेकर जाता है। और दोनों बच्चे आपस में ड्राइवर से पूछते हैं, पर ड्राइवर खामोश रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। उसका चेहरा उदास जैसा लग रहा था। बच्चे थोड़ा हक्का बक्का ज़रूर हुए, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर छुट्टी होने के बाद क्यों नहीं ले गए, अभी इंटरवल में ही क्यों ले जा रहे हैं। पर जब घर पर गए तो उन्होंने देखा कि घर पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और लोगों का आना जाना चालू था। घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। और अंदर जाकर के बेटा रमेश दौड़ के गया, रत्नेश भी गया, तो देखा तो उसकी माँ उसके पिताजी को देख कर के लिपट कर के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। और उसने रोते रोते बताया कि बेटा तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों बेटे अपने पिताजी को माताजी को पकड़ करके रोने लगे और रोते रोते बेहाल हो गए। मित्रों, आखिर होता क्या है, गांव वाले ले जा करके सेठ जी की अंतिम क्रिया कर दी। समय व्यतीत हुआ। अब तो पिताजी का साया भी उड़ चुका था। रमेश ही घर का जिम्मेदार बन गया था, बड़ा बेटा होने के नाते। स्कूल में पढ़ाई चलती रही। उसने 10वीं कंप्लीट की और रत्नेश ने 8वीं कंप्लीट की। माताजी बुजुर्ग तो थी ही, किसी तरह से घर का काम काज चलाती थी, करती थी, बच्चों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था आदि कर देती थी। पर पैसों की समस्या हो गई थी, इसलिए कि दुकान बंद हो चुकी थी। पैसों का अभाव हो गया था। अब कुछ दिन के बाद 10वीं पास के बाद पढ़ाई जारी रखा रमेश ने, अपना भी और अपने छोटे भाई का भी। धीरे धीरे वह ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए बाहर गया शहर में। वहाँ उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ और छोटा भाई इंटर में। तो मित्रों, अब रमेश को यह समझ में आ रहा था कि मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता। और क्योंकि मैं बड़ा होने के नाते माँ और छोटे भाई दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मुझे ही निभानी है। वह भावुक टाइप का इंसान था। वो अपने छोटे भाई को अपनी जान से ज़्यादा मानता था और माँ तो माँ ही थी। इसी पढ़ाई के दौरान जब वह बीए में पढ़ रहा था, उसकी दोस्ती एक प्रिया नाम की लड़की से हुई और दोस्ती चलते चलते कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता नहीं चला। एक दिन रमेश ने अपने प्यार का इजहार प्रिया से कर दिया और मानो प्रिया यही चाह ही रही थी। उसने हाँ कर दी और दोनों ने आपस में वादा किए कि हम लोग शादी करेंगे तो दोनों साथ साथ ही रहेंगे, एक साथ जीवन में, अन्यथा और किसी से शादी नहीं करेंगे। मित्रों, ये उनका मंसूबा कितना सफल होता है आगे देखिए। कुछ दिनों के बाद रमेश अनुभव किया कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। अब उसका पूरा ध्यान ये हो गया कि मेरी पढ़ाई हो या न हो, पर मेरे छोटे भाई की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है।
अब वो अपनी माता से जाकर के कहा कि माता जी देखो, घर की स्थिति ठीक नहीं है, कोई आमदनी कहीं से नहीं है, मैं सुबह शाम पिताजी की दुकान संभालूंगा और अपना प्राइवेट पढ़ाई भी करूंगा। पहले तो माता जी को थोड़ा दुख जरूर हुआ, पर उन्होंने हाँ कर दी क्योंकि स्थिति थी वैसी ही। अब रमेश प्राइवेट पढ़ने लगा और कभी कजात प्रिया से मिल भी जाता, हालचाल हो जाया करते थे। शादी की बात आती तो नरेश कहता अभी समय नहीं है, समय आएगा तो देखा जाएगा। इस तरह से प्रिया अपनी पढ़ाई करती हुई आगे निकल गई। इधर रमेश अपने छोटे भाई को पढ़ाने लगा और अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर दिया और पिताजी की दुकान को चलाने लगा। अब दुकान को जब वो इतनी मेहनत और लगन से चलाने लगा कि इतनी बढ़िया दुकान चलने लगी कि उसका शहर में काफ़ी नाम हो गया। लोग ये कहने लगे कि ऐसी दुकान तो इनके पिता के रहने पर भी नहीं चलती थी। अब उसके दिन फिर से लौट आए थे। तब उसके छोटे भाई ने एक दिन कहा कि भाई, मैं अच्छी पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? रमेश ने कहा कैसी बात करते हो भाई, तुम ही तो मेरे सब एकमात्र बच्चे हो जिसे मैं अपना कह सकूं, और मेरा है ही कौन। तुम जहाँ जहाँ चाहो, जितना पैसा चाहो मुझसे लो और अपनी पढ़ाई करो, और मैं चाहता हूँ कि बड़े से बड़ा ऑफिसर बनो। उसका छोटा भाई विदेश गया, वहाँ पर पढ़ाई किया और उसने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, अफसर बन गया और वहीं पर एक नवयुवती से प्यार करके शादी का वादा भी कर लिया और यहाँ तक कि शादी भी कर लिया, पर अपने बड़े भाई को कोई सूचना नहीं दी। इधर मित्रों, नरेश ये चाहता था कि अगर वो शादी कर लेगा तो उसकी पत्नी घर में आएगी तो घर में उठापटक मचाएगी, अपनी चलाएगी, छोटे भाई के लिए उलाहना देगी। या वो ये नहीं चाहता था कि शादी करूं तो वो आकर के मेरे छोटे भाई के ऊपर हुक्म चलाए और वो कहे कि तुम कमाते हो, छोटा भाई बैठकर खाता है, मौज उड़ाता है। इसलिए वह शादी नहीं करना चाहता था। यद्यपि शादी के लिए उसके बहुत लोग आते थे, अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, अच्छी अच्छी लड़कियां शादी के लिए चाहती थीं, पर वह शादी के लिए इनकार कर दिया था। आखिरकार एक व्यक्ति आया जिसने बहुत जोर देकर कहा, रमेश भाई, मुझे तुम्हारा घर पसंद है, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे यहाँ शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम हाँ कर दोगे तो मुझे सुकून मिल जाएगा। उसे दया आ गई, उसने कहा देखो, मैं शादी तो नहीं करूँगा, पर मैं अपने छोटे भाई से इसकी शादी अवश्य करवा दूँगा। तब तक छोटा भाई विदेश से घर आ चुका था। जब रमेश ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारी शादी मान ली है एक लड़की के साथ और तुम्हारी शादी मैं अब करके निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ, तो छोटे भाई ने कहा भैया, आपने मुझसे पूछा नहीं, मैंने एक लड़की से प्यार किया था और उससे शादी भी कर ली है, अब आप क्यों ज़बान हार गए बगैर मुझसे पूछे हुए। रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे आशा नहीं थी कि मेरा छोटा भाई मेरी मर्जी के बगैर कोई शादी कर लेगा या मनमाना करेगा। बहरहाल उसने मन में समझौता किया कि यह भी अफसर है और उसकी पत्नी भी अफसर रहेगी, चलो ठीक है, जो कर लिया सो कर लिया। और उसने इजाज़त दी, ठीक है, अपनी बहू को घर ले आओ और रहो, आराम से रहो। वह विदेश से जब आए तो अपनी पत्नी को लेकर आया और उसकी पत्नी ने छोटे भाई रत्नेश का कान भरना शुरू किया कि बड़े भैया तो विवाह किए नहीं हैं, न तो इनको कोई संतान है, आखिर ये इनकी संपत्ति अगर अपने नाम नहीं करवा लोगे तो ये किसी न किसी को दे देंगे या कोई भी ले सकता है, तो हम लोग तो बेकार हो जाएंगे।
छोटे भाई को यह बात पसंद आई और उसने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया ऐसा करिए कि आप अपने हिस्से की जो ज़मीन जायदाद है वो मेरे नाम कर दीजिए, मैं उस पर स्कूल बनवाऊंगा जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ेंगे और आमदनी भी बढ़िया हो जाएगी, आपका नाम होगा, आपके नाम से स्कूल खुलवाऊंगा। पहले तो रमेश को बड़ा झटका लगा। उसने सोचा अभी मैं अच्छा खासा सब कुछ करने लायक हूँ, पर ये मेरी ज़मीन जायदाद मांग रहा है। पर बड़ा भोला था, उसने समझा नहीं उसकी चाल को। उसने अपनी सारी ज़मीन जायदाद छोटे भाई के नाम कर दी। अब मित्रों, जैसे ही सारी ज़मीन जायदाद छोटे भाई के नाम किया तो कुछ दिन तक उसकी बहू और छोटा भाई उसे सम्मान देता रहा, और माँ की मृत्यु के पश्चात तो उसे इतना अपमानित करने लगा कि उसे आखिरकार घर छोड़ करके जाना पड़ा। अब रमेश दर दर की ठोकरें खाने लगा, जो मिल जाता खा लेता। यहाँ तक कि उसे इतना चिंता और तनाव हो गया था कि वह शराब भी पीने लगा था। मैले कुचले कपड़े पहने जहाँ तहाँ घूमता रहता था, जहाँ कोई कुछ भी दे देता था वो खा के गुजारा कर लेता था। उसने घर छोड़ दिया था। एक दिन की बात हुई कि वह रास्ते में बैठा हुआ था, अचानक एक चमचमाती हुई कार आई और उसके पास रुकी, और जैसे ही कार रुकी तो उसके अंदर से एक लड़की निकली, और जैसे ही लड़की निकली रमेश ने हाथ फैला दिया, बीबी जी मुझे कुछ दे दीजिए, 2 दिन से भोजन नहीं किया हूँ। और ये आवाज़ सुन करके वो लड़की अचंभे में आ गई। वह पहचान गई कि यह तो रमेश है, मेरा प्रेमी है। उसने उसको सारी बात बताई, मैं तुम्हारी प्रेमिका प्रिया हूँ। रमेश तुम्हें क्या हुआ है? उसने सारी दास्तान बता दी, मेरे साथ कैसी कैसी घटना हुई, अपनी सारी दर्द की कहानी और भाई की धोखेबाजी की कहानी से बता दिया। अब प्रिया उसे लेकर के अपने गाड़ी में बैठा करके गई, उसे अच्छे कपड़े बनवाए, उसके बाल कटवाए, नहलाए धुलवाए, अच्छा भोजन कराया और बहुत सी बड़ी कंपनी के अंदर उसको लेकर गई तो वह बड़ा खुश हुआ। रमेश बोला चलो तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो तो मुझे भी इसमें काम मिल जाएगा। तब प्रिया ने कहा अरे तुम्हें काम क्या मिल जाएगा, ये कंपनी तो तुम्हारी ही है। पिताजी के स्वर्ग से जाने के बाद मैं ही इसकी मालकिन हूँ। अब मैं मालकिन हूँ तो तुम भी मालिक हो, अब तुम मालिक होकर के रहोगे। मित्रों, इस तरह से उसका दिन फिरता है और प्रिया को पाकर के दोनों आपस में फूले नहीं समाते, उनका दिन अच्छे से कटने लगता है। रमेश अब सूटेड बूटेड ऑफिसर की तरह रहने लगा था, उसका जीवनचर्या बदल गया था। एक दिन की बात है कि वह एक होटल में टहल रहा था। अचानक उसने देखा कि उसका छोटा भाई और उसकी बहू होटल में कमरा बुक कराने के लिए आए हैं। तो वहाँ उसको देखा तो रमेश ने तो पहचान लिया, पर छोटा भाई गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे कम से कम एक कमरा दे दीजिए। वो पहचान नहीं पा रहा था, पर उसकी बहू ने बताया कान में, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। तब वह पैरों पर गिर पड़ा और बोलने लगा कि भैया आप क्या इस होटल के मालिक हैं? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा जी हाँ, मैं ही इस होटल का मालिक हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तब वह रोने लगा पैर पकड़ करके और कहने लगा कि भैया आप मुझे अपना लो, मैंने बहुत गलती किया, अब दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आपने मेरे लिए अपना पूरा जीवन तबाह कर दिया, मेरा जीवन बनाया और अपना बिगाड़ लिया, पर प्रभु की कृपा देख रहा हूँ आपके ऊपर बरस रही है और अब आप मुझे अपना लीजिए। पर मित्रों, रमेश अब चूकने वाला नहीं था, उसकी आंखें खुल चुकी थी।
उसने कहा, मैं तुम जैसे गद्दार और धोखेबाज भाई को पुनः नहीं अपनाना चाहता और न ही ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी उपकार को भूलने वाले कृतघ्न व्यक्ति को माफ़ नहीं करना चाहिए। मित्रों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।